नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस के बहुत तेज तर्रार, बहुत योग्य प्रवक्ता हैं गुरदीप सिंह सप्पल। पत्रकारिता की दुनिया में भी बहुत शीर्ष स्थान पर रहे। राज्यसभा टीवी में जब वो सीईओ थे तो राज्यसभा टीवी की कायाकल्प हो गई थी। राज्यसभा टीवी बहुत सुना जाता था, देखा जाता था। अब क्या हाल हो गया है संसद टीवी बनने के बाद, आप सब देखते हैं। गुरदीप सिंह सप्पल उन लोगों में से थे जिन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार करने में बहुत मेहनत करी, बहुत प्लानिंग करी, और वही नतीजा है कि पहली बार कांग्रेस के घोषणा पत्र को 88 लाख लोगों ने डाउनलोड करके देखा। मेरे मन में कांग्रेस को लेकर बहुत सवाल थे इन रिजल्ट के आने के बाद, और मैं विस्तार से इन सारे सवालों का जवाब चाहता था। तो मैंने गुरदीप सप्पल जी से अनुरोध किया कि मैं उनके साथ एक इंटरव्यू करना चाहता हूं। आज मैं आपका गुरदीप सिंह सप्पल जी का इंटरव्यू सुनाना चाहता हूं, जिसमें मैंने कांग्रेस के भविष्य को लेकर सवाल किए। पूछा उनसे, क्या लगता है कि आपको अगर नीतीश और नायडू अलग हो गए तो इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है? अखिलेश का और आपका साथ कितना रहेगा? कहाँ चूकी आप? कर्नाटक में क्या गलती हुई? उड़ीसा में क्या गलती हुई? दिल्ली में क्या गलती हुई? ऐसे तमाम बातचीत की है। हम चाहेंगे कि आप वो इंटरव्यू सुने, पूरा इंटरव्यू सुनिएगा। एक योग्य नेता का, बहुत पढ़े लिखे नेता का, बहुत तार्किक आधार पे ये इंटरव्यू है। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं गुरदीप जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका गुरदीप सप्पल जी। आप नतीजे से खुश हैं? लग रहा है कुछ कमी रह गई, थोड़ा जोर और लगा लेते तो मामला और बढ़िया हो सकता था। संजय जी, हम खुश हैं और इसलिए खुश हैं क्योंकि जिन हालात में चुनाव हुए थे, उन हालात में तो इस तरह से मोदी सरकार ने हम लोगों को, विपक्षी दलों को, कांग्रेस को अपंग करने की कोशिश की थी कि चुनाव लड़ ही ना सकें। खाते फ्रीज, दो दो मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट किया गया, पार्टियों को तोड़ा मोड़ा गया, एजेंसीज का इस्तेमाल, पूरा मीडिया एक तरफा बात, 400 पार 400 पार कहते रहे कि जी मोदी जी का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उस कंडीशन में लड़ाई इस बार ये थी, ये साबित करने की थी कि तमाम चीजों के बावजूद देश में लोकतंत्र जिंदा है। और जो चुनाव का नतीजा आया है संजय जी, उससे साबित हो गया कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, जिंदा रहेगा, और अब आगे की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन आगे की लड़ाई तो और टफ होगी। 5 साल मोदी जी को रहना है, और 5 साल में वो आप लोगों को क्या हल करेंगे आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। खाते आपके सीज पड़े हुए हैं। चुनाव पे तो पैसा इधर उधर इकट्ठा कर लिया होगा आपने, लेकिन 5 साल अभी और रोजी रोटी चलानी है। कैसे करेगी कांग्रेस? लोकतंत्र की जो लड़ाई थी ना, वो कभी भी आसान नहीं थी मोदी राज के अंदर। आने वाले समय में भी यह लड़ाई उतनी ही मुश्किल होगी, हम जानते हैं। लेकिन अब एक फर्क आ गया। जैसा कि पहले मैं कहता हूं कि मोदी जी ने हमारे हाथ पैर बांध के चुनावी समुद्र में डाल दिया था कि तैरो, और पूरा विपक्ष तैर गया। अब तो जनता ने हाथ पांव खोल दिए हैं। अब तो जनता ने इतना बल दे दिया है कि अब हम पूरे बल के साथ, पूरे मानसिक शक्ति के साथ अब हम मुकाबला कर सकते हैं। जो चीज नहीं थी, और जो इस चुनाव के अंदर चार पांच चीजें जो जो देश ने देख ली है। एक, कि मोदी जी अजय नहीं है, ये तो साबित हो गया। ये जो पूरा का पूरा भ्रम क्रिएट किया गया था कि नरेंद्र मोदी अजय है, इनविंसिबल है, वो खत्म हो गया। दूसरा, हम यहां तक पहुंचे हैं अपनी विचारधारा पे। हमने बीजेपी की विचारधारा से, आरएसएस की विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। जो लोग ये कहते थे कि इस देश में अब हिंदुत्व के अलावा और कोई विचारधारा नहीं चलेगी, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों में ये संशय पैदा करने की कोशिश होती थी कि या तो आप हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व को हो जाइए, नहीं तो इस देश में आपकी कोई जगह नहीं है। वो भी खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की अपनी विचारधारा पीक कर गई है। अब हिंदुत्व की विचारधारा से जो उनको रिटर्न मिलना था वो भी मिल चुका। हमारी अपनी विचारधारा जिंदा है, ये साबित हो गई। और अब एक चीज बहुत बड़ी हो गई संजय जी। अब इस देश के लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक क्यों ना हो, वो मीडिया पे विश्वास नहीं करने वाले। अब वो जो कंसल्टेंट्स हैं, जो जादू की छड़ी लेके घूमते थे कि हमको चुनाव जिताना हराना आता है, अब राजनीतिक दल उन पे विश्वास नहीं करने वाले। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदल गई हैं इस देश के अंदर। और जब ये चीजें बदल गई हैं तो आप यकीन मानिए कि आने वाली लड़ाई, मुश्किल कितनी भी हो, उसको लड़ना आसान होगा। ये बात तो ठीक है सप्पा साहब, आप खुद मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। ये टीवी के एग्जिट पोल जो आए थे, 400 पार हो, 425 पार हो, 325,
उसके बाद में ये चेहरा सेव करने के लिए आपको लगता है कि चेहरे कुछ उतरे हैं या कुछ परेशानी हुई है? विश्वसनीयता का सवाल जैसे आपने उठाया, कांग्रेस बड़ी खुश होगी इस बात से। नहीं, हमारे खुश होने की बात नहीं है। आप एक बात समझिए, लोग अपने को चीटेड महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपने को चीटेड महसूस कर रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि एक झूठ का पूरा आडंबर रचा गया था। और इस बार झूठ के आडंबर का नुकसान केवल हम लोगों को नहीं हो रहा था चुनाव में, चुनाव के बाद शेयर मार्केट में लाखों आम जनता को भी हुआ। उस आम जनता में बहुत सारे लोग मोदी समर्थक भी होंगे, उन सबके पैसे लूट लिए गए। एक एक इस तरह का भ्रम पैदा किया गया कि अब कुछ और तस्वीर देश की पैदा की गई, और उस तस्वीर में फंसकर लोगों ने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाया। आज कितने लोग 4 तारीख को तबाह हुए, ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो मीडिया का झूठा नैरेटिव है, वो केवल हमको नहीं असर कर रहा था एज अ पॉलिटिकल पार्टी, वो आम लोगों को भी कर रहा था। और आम लोगों को भी सिर्फ शेयर मार्केट तक नहीं है, अभी नीट का आप देख रहे हैं। नीट में जो बच्चे सफर कर रहे हैं, जिन बच्चों को परेशानी हो रही है, कि पूरा आंदोलित है पूरा युवा वर्ग इस समय, लेकिन मीडिया चुप है। ये जो मीडिया है, ये केवल हमारे से दूर नहीं हुआ, ये इस देश की जनता से दूर हुआ। और ये उन लोगों से भी दूर हुआ जो मोदी जी के समर्थक रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। क्योंकि बच्चे नीट में पढ़ने वाले वो लोग भी हैं जिन्होंने मोदी को वोट दिया है, शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले वो लोग भी हैं जिन्होंने मोदी को वोट दिया है। तो ये मीडिया सबका दुश्मन पैदा हुआ है, इस मीडिया ने सबको गुमराह किया है। और आने वाले समय में अगर मीडिया को अपने को ठीक नहीं करेंगे, तो इस देश की जनता खिलाफ खड़ी होगी। और इस जनता में हमारे समर्थक हो या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, सब इसमें शामिल होंगे। सप्पल, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस थोड़ा सा चुनाव के बाद आराम करने लगी, थक गई। वरना ये जो शेयर का कांड हुआ था, जो राहुल गांधी जी ने उठाया, उसके बाद एक मूवमेंट खड़ा होना चाहिए था, आंदोलन खड़ा होना चाहिए था। केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बयानबाजी हो गई, बात खत्म हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैंडल लोगों को समझ आ रहा है। तो क्या केवल जेपीसी की मांग जो पूरी नहीं हो रही है, ये सब जानते हैं, संसद में हंगामा, इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। इसके आगे जाके कुछ आप तस्वीर देखते हैं? पंकज जी, हम लोग न थमे ना रुके हैं। एकदम से हमने इश्यूज को उठाया, चाहे वो नीट का हो, चाहे स्कैम हो शेयर मार्केट का। हमको जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है। और इस समय नई नई सरकार बनी है, 24 तारीख से लोकसभा शुरू हो रही है। हमारी लड़ाई वहां से शुरू होती है, वहां पे खत्म नहीं होगी। और इस बार बीजेपी सरकार के लिए, अब तो एनडीए सरकार बोलने लग गए, क्योंकि इतने वोट तो आए नहीं उनको कि वो उसको बीजेपी सरकार बोले। तो एनडीए की सरकार के लिए इस बार संभव नहीं होगा कि वो इस पूरे विपक्ष को नजरअंदाज करें, क्योंकि इस देश की जनता इस समय इनके ही खिलाफ खड़ी होगी अगर विपक्ष की आवाज को इस बार दबाया गया। कि जनता ने इतनी संख्या में भेजा है, उतनी संख्या को वो दबा नहीं पाएंगे, ये यकीन मानिए। और वहां से लड़ाई शुरू होगी, ये भी आप यकीन मानिए। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस कहां चूकी? अगर थोड़ी मेहनत और करती तो 40-50 सीटें और बढ़ सकती थी। ऐसी क्या क्या गलती हुई कांग्रेस से? नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हुई। मैंने आपकी पिछले इंटरव्यू में भी चुनाव के पहले कहा था कि हमको विश्वास था, हम जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पहली बार पिछले 10-15 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर आप मान के चलिए, नैरेटिव हम तैयार कर रहे थे और नरेंद्र मोदी रिएक्शन दे रहे थे। ये पिछले नहीं होता था। मुद्दे हम तय कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के पीछे भाग रही थी। ये पहले नहीं हो रहा था। बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारे समुदाय इस बार कांग्रेस की तरफ वापस आए, इंडिया अलायंस की तरफ वापस आए। ये पहले नहीं हो रहा था। और साथ ही साथ आप इस पूरे को समझिए कि ये सब काम हम बिना पैसों के कर रहे थे। हम लोगों को कॉरपोरेट पैसा नहीं दे रहा था, सारा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के मार्फत या दूसरे मार्फत से बीजेपी के पास था। हमारे पास मीडिया नहीं था। अगर खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे, शरद पवार, डीएमके स्टालिन, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो रोज के रोज प्रचार कर रहे थे, लेकिन अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर उनकी एक हल्की सी झलक तो हमारे को फिर भी मिल जाती थी, राहुल जी को और खड़गे जी को। बाकियों की तो चर्चा भी नहीं टीवी में होती थी। अखबार के अंदर अगर हमारी एक खबर लगती थी 3 कॉलम की, तो नरेंद्र मोदी जी की 9 से 10 खबर लगती थी। बहुत सारे देशवासियों को तो पता ही नहीं चला कि उद्धव ठाकरे भी प्रचार कर रहे थे। ये पता ही नहीं चला कि इस देश के अंदर अखिलेश यादव भी प्रचार कर रहे थे। ये पता है, क्योंकि खबर ही नहीं आती थी, जो सोशल मीडिया से लोग पाते थे, और सोशल मीडिया हर व्यक्ति के पास नहीं है। तो ऐसी चुनौती में
चुनाव लड़ा गया है, तो इसमें हमारी कमियां नहीं रही। आप ये देखिए कि पिछली बार कब आपको याद है कि कोई किसी पार्टी का मैनिफेस्टो मुद्दा बना हो? 88 लाख लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो डाउनलोड कर किया है, 88 लाख। ये हमारी सफलताएं हैं। हमारी आप असफलताओं की बात करते हैं, हम असफलताएं नहीं गिर रहे हैं। और जी एक मिनट, इस 88 लाख को डाउनलोड किया, इसमें आपका योगदान नहीं है, इसमें मोदी जी का योगदान है। अगर मोदी जी आपके घोषणा पत्र की चर्चा नहीं करते तो आपका 1 लाख भी डाउनलोड नहीं होता। तो आप उनको थैंक यू कम देखिए, से कम। चुनाव के अंदर हमने तो कई बार मोदी जी को धन्यवाद बोला कि मोदी जी, आप ना जाने कौन सा काल्पनिक मैनिफेस्टो पढ़ रहे थे, उस चक्कर में इस देश को उत्सुकता हुई कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है। लेकिन ये भी सच है संजय जी कि बीजेपी लेंस लेके माइक्रोस्कोप के नीचे हमारा मैनिफेस्टो पढ़ती रही। उन्हें एक चीज गलती नहीं मिली। जो बोल रहे थे वो तो झूठ था। वो तो मुस्लिम लीग, मुसलमान, वो सब तो छोड़ दीजिए, वो तो झूठ था। वास्तविकता में एक गलती, कोई एक गलत बात हमारे मैनिफेस्टो में नहीं पकड़ पाए। ना बीजेपी पकड़ पाई, ना वो 88 लाख लोग, जो चाहे सबके सब तो हमारे समर्थक नहीं रहे होंगे, वो कोई नहीं पकड़ पाए। क्योंकि इस बार हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी मैनिफेस्टो के अंदर। हम लोगों ने मैनिफेस्टो को जब बनाया था तो जो हमारी कमेटी थी उसने दो तीन काम किए थे। एक, कि हर एक वायदे को ठोक बजा कर देखा गया कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, सरकारी खजाने में क्या है, किस तरह से हम रिसोर्स एलोकेशन करेंगे ताकि ये वायदा वायदा ना रहे। दूसरा, जो भारत जोड़ो के दौरान हमको जितनी जानकारी फीडबैक मिला था उस फीडबैक को इसमें शामिल किया गया। तीसरा, हम लोगों के बीच में गए, कई शहरों में हमने सम्मेलन किए, उसको लिया। लेकिन ये तो कॉमन प्रक्रिया है। इसके बाद मैनिफेस्टो की एक एक लाइन कमेटी में पढ़ी गई। पी चिदम्बरम जो चेयरमैन थे, उन्होंने, और मैं उस कमेटी का मेंबर था इसलिए मैं आपको बता सकता हूं, 4 घंटे एक दिन, 4 घंटे दूसरे दिन, 4 घंटे तीसरे दिन एक एक लाइन पे चर्चा की गई कि कहीं कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिसकी की कोई आलोचना हो सके। उसके बाद हमारी वर्किंग कमेटी में पूरा दिन, सुबह वर्किंग कमेटी शुरू हुई थी 10 बजे के करीब, और 3 बजे तक मैनिफेस्टो की एक एक लाइन पूरी वर्किंग कमेटी ने पढ़ी। और उसके बाद हमारे शीर्ष नेता, चाहे वो खड़गे जी थे, सोनिया जी थी, राहुल गांधी थे, प्रियंका जी थी, केसी वेणुगोपाल थे, इसमें जयराम रमेश थे, पी चिदम्बरम थे, और हम लोग उसमें शामिल थे। 4 बार, नहीं सॉरी 3 बार मैनिफेस्टो को एक शब्द बाय शब्द पढ़ा गया, 3 बार। तो इसलिए ये मैनिफेस्टो आया। तो ये भी आप मानिए कि इसमें सिर्फ मोदी जी का कोई पूरा योगदान नहीं है। मोदी जी को तो अगर एक गलती मिलती तो ये पूरा मीडिया जिसकी मैं बात करता हूं, वो पूरा चुनाव उस गलती पे ही चलाते। अभी तो झूठ पे ही चलाया, तब शायद हमको ट्रैप करके चलाने की कोशिश करते। ये बनाया किसने था? अब तो प्रशांत किशोर जैसे काबिल लोग नहीं है आपके पास। प्रशांत किशोर कह रहे थे बीजेपी 300 पार हो जाएगी, फिर किसने बनाया? प्रशांत किशोर 300 पार नहीं बोल रहे थे, वो इसके बहुत आगे बीजेपी बोल रहे थे। 350 तक बीजेपी पहुंच को भी जाएगी, बहुत आगे बोल रहे थे। तो 400 सवाल तक। ये है, मैंने मैंने आपके अभी इंटरव्यू में शुरू में बोला, एक चीज जो इस देश में साबित हुई है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो जनता से जुड़े होते हैं, जो जनता से बात करते हैं, उनको भी इस आधुनिक दौर में राजनीतिक अभियान चलाना आता है। ये इस चुनाव ने साबित किया है। हुआ क्या संजय जी कि जब 2010-11 में ये नई सोशल मीडिया क्रांति आई, नई टेक्नोलॉजी आई, तो बहुत सारे जो परंपरागत राजनीतिक लोग थे, वो थोड़ा सा इसको समझने में वक्त लगा। और उस वक्त ये जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स ने आकर कोशिश की, उस कोशिश की धारा में बहुत लोग बहे। लेकिन आज ये साबित दोबारा से हुआ है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं, उनके नेताओं में अपनी एक समझ होती है, एक समझ होती है, उस समझ के दम पे आगे बढ़े। प्रोफेशनलिज्म चाहिए। मैं खुद टेक्नोलॉजी का समर्थक हूं, मैं खुद इस दिशा में बहुत काम करता आया हूं पुराने चुनाव में, लेकिन वो केवल सप्लीमेंट्री होता है, वो एड ऑन होता है। मूल काम राजनीतिक पार्टी का होता है। तो प्रशांत किशोर हो या कोई और हो, मूल काम राजनीतिक पार्टी का है। वो पार्टी ने इस बार किया, और वो काम जो है हमारा, अभी तो आपको दिख रहा है। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी उदयपुर चिंतन शिविर के बाद लगातार सड़कों पर रही, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रही हो, चाहे न्याय यात्रा के दौरान रही हो, चाहे हमारे समय समय पर आंदोलन होते गए। वो आंदोलन मीडिया ने दिखाया नहीं था,
वो आंदोलन को दबाने की कोशिश होती थी, लेकिन लगातार हमारे लोग सड़कों पर उतर रहे थे, कभी पुलिस के सामने जा रहे थे, कभी गिरफ्तारी दे रहे थे। 2 साल में आप अगर देखेंगे हमारे सर्कुलर्स, तो हर एक महीने में कोई ना कोई आंदोलन हो रहा था। तो ये पूरी तैयारी का हिस्सा था, और वो तैयारी का हिस्सा हम इस कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, इस देश में लोग हैं जो हमारी बात को समझते हैं, जो हमारे साथ आएंगे। आपने कहा कि कहीं कोई नेगेटिव बात नहीं है, कुछ राज्यों ने निराश किया आपको बहुत, कर्नाटक है, दिल्ली है जहां पे आप लोग रहते हैं। इन दोनों राज्यों से बीजेपी को ज्यादा सफलता मिली, आपको जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। कहाँ गलती हुई? कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में आप कहाँ चुक गए? थी ताकत के साथ आए थे, DK शिव कुमार जैसे स्ट्रेटेजी बनाने वाले नेता थे, तो गलती कहाँ हुई कर्नाटक में? संजय जी, कर्नाटक में हम लोगों को उम्मीद थी कि 1 से 2 सीट और आएंगी। उसमें भी एक सीट हम बहुत कम मार्जिन से हारे। और क्यों हम इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रहे थे? कर्नाटक की आप राजनीति समझिए। वहां पे 3 पोल हैं राजनीति के। कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, और जनता दल सेक्युलर जो देवेगौड़ा साहब की पार्टी है। और देवेगौड़ा साहब की पार्टी का एक जातीय आधार है, ग्रामीण क्षेत्र में वो कलिंगा आधार है। और जब तीनों अलग लड़े थे, तो हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का अलायंस था। जब 2 पार्टियां मिलकर लड़ी, तो हमको ये मालूम था कि हम 10, 11 या 12 तक आएंगे। हम 9 पे अटके। वो जरूर है कि एक आध सीट का हमको नुकसान हुआ है। दिल्ली की जहां तक बात है, दिल्ली में हमको उम्मीद थी, इससे ज्यादा की उम्मीद थी। और अभी हम इस बारे में अपने यहाँ भी बात कर रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई, क्योंकि दिल्ली के अंदर हमारा जो अलायंस है वो उतना स्मूथली नहीं था जैसा कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा था। आप तो लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था, वो नेताओं का गठबंधन नहीं रहा था, वो आम कार्यकर्ताओं का गठबंधन बन गया था। आम कार्यकर्ता कॉमन एजेंडा के साथ, कॉमन बातचीत के साथ, कॉमन लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे, जो दिल्ली में नहीं हो पाया था। तो ये फर्क रहा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं। हम ये बात जानते हैं कि जनता ने देश को संदेश दे दिया है कि आप मेहनत कीजिए, आप संगठन बनाइए, आप सही राजनीति कीजिए, लोगों के मुद्दे उठाइए और एक वैकल्पिक राजनीतिक दिशा दीजिए, तो हम आपके साथ हैं। और मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, या एक आध स्टेट और है, इनमें अब हमको मेहनत करनी है। जैसे आप देखिए कि गुजरात के अंदर पिछले साल हम बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गए थे। कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि कांग्रेस पार्टी इस बार कैंडिडेट भी ढूंढ पाएगी। पत्रकार आप जैसे प्रोग्राम में भी आके बोलते थे कि इस बार तो गुजरात में कैंडिडेट भी नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन गुजरात में इस बार हम 5 सीटों पे जबरदस्त चुनौती दिए और एक सीट जीते। आज हम 14-19 के बाद पहली बार जीते। और 5 सीटों पे जो वोट पड़ा, और पूरे गुजरात में जो वोट पड़ा, वो लगभग 15 से 20% हमको इजाफा हुआ विधानसभा से। क्योंकि कई सारी चीजें हमको अपने अंदर देखनी है। जब हम पूरे मनोयोग से काम करेंगे, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जनता हमारे साथ आती है। मध्य प्रदेश में पूरा, आप भले ना माने, लेकिन कांग्रेस के ग्राउंड लेवल पे भी जो कार्यकर्ता है वो मान रहे हैं कि कमलनाथ जी के बस का नहीं। तो मान रहे थे कमलनाथ जी बीजेपी के पाले में गए थे, उनको मना कर दिया गया। ये बात जग जाहिर है, बीजेपी कांग्रेस का कोई नेतृत्व मानेगा नहीं। कब तक आप ऐसे लोगों पे भरोसा करते रहेंगे? यूथ या नए चेहरे जो हैं वो क्यों नहीं प्रयोग किए गए मध्य प्रदेश में? क्यों नहीं किए जा रहे, लाया क्यों नहीं जा रहा है? सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा वोट पड़ा है। मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, इन सब स्टेट में 50% से ऊपर बीजेपी को वोट पड़ा है। और ये वोट इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से नेतृत्व को उभारना पड़ेगा। ये इस बात का संकेत है कि वो जो हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, वो हमको करना पड़ेगा। हमको अपने इश्यूज ले जाने पड़ेंगे। इन सभी राज्यों के अंदर मेहनत करके नए सिरे से सब कुछ सेट करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को ब्लेम देने की बात कभी नहीं करूंगा। सवाल यह है, एक प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के चलते आज हम इन राज्यों में खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। तो ये कलेक्टिवली ही अब इसको ठीक करने का रास्ता है। इसमें किसी को सिंगल आउट करके आप ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को, किसी एक को जिम्मेदार बनाना मतलब है कि हम अपने पूर्ण मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं।
हमको अपना पूरा मूल्यांकन करना पड़ेगा। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। हम ग्वालियर बहुत कम मार्जिन से हारे, हम मुरैना बहुत कम मार्जिन से हारे, हम भिंड बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तो वहां पे क्या ठीक हुआ? और जहां पे हम 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और शिवराज सिंह चौहान के मामले में 8 लाख से आ रहे हैं, वहां पे क्या गलत हुआ? तो ये समग्र रूप से हमको एनालिसिस करना है। उस दिन वर्किंग कमेटी में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने इस बात को बोला भी है कि आने वाले कुछ हफ्तों में हम लोग इस रिव्यू को शुरू करने जा रहे हैं कि एक एक मुद्दे को उठाकर, उसमें संगठन का मुद्दा भी है, उसमें नए लोगों को आगे बढ़ाने का मुद्दा भी है, उसमें 5 साल वेट किए बगैर अभी से जमीन पे काम करने का इशू भी है, और किन मुद्दों को हम उठाएंगे, ये तमाम तैयारी अब कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ेगी। अब ये तैयारी करना आसान है क्योंकि हमारे ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगते थे देश के अंदर, और प्रश्न चिन्ह कई बार ऐतिहासिक कारण से लगते थे, और कई बार जो गलत नैरेटिव बना गया था इस देश के अंदर, ये शुरू हुआ था अन्ना मूवमेंट से और ये खत्म हुआ है इस साल के एग्जिट पोल तक। तो अन्ना मूवमेंट से एग्जिट पोल के बीच में जो मीडिया ने एक फॉल्स नैरेटिव, एक झूठा नैरेटिव तैयार करके हमारे ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाए थे, वो अब हट गए हैं। तो अब इन राज्यों में काम करना ये हम लोगों की एज अ पार्टी जिम्मेदारी है। यूपी में आपको उम्मीद से ज्यादा बेहतर नतीजे मिले और आप खुद कह रहे हैं कि दोनों कार्यकर्ता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी गठबंधन का बड़ा अच्छा रिस्पांस था। तो ये दोस्ती 2024 तक के लिए थी या ये दोस्ती 2027 विधानसभा चुनाव तक चलेगी? देखिए, यूपी के अंदर जब मैं आपसे मिला था 1 महीना पहले, या 15 तारीख को मिला था पिछले महीने के, उस वक्त तक हमारी अपेक्षाएं कम थी, आपकी भी कम थी। उसके बाद वो चुनाव बढ़ता गया क्योंकि मुद्दे डिफाइन होते गए। उसके बाद लोगों को लगने लगा कि जो जमीन पर है और जो मीडिया में दिख रहा है और जो मोदी जी के भाषण में है, वो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो उसका फायदा हमको भी मिला और समाजवादी पार्टी को भी मिला। हमें 7 सीट मिली है और हम 2-3 सीट आराम से और जीत सकते थे। ऐसा नहीं है, बहुत कम मार्जिन रहा, आप जानते हैं। और ये जो केमिस्ट्री पैदा हुई है, ये केवल वन ऑफ इवेंट नहीं है कि एक चुनाव के लिए केमिस्ट्री हुई और चल दिए। अभी तो जैसा आपने कहा, हमको कोई उम्मीद नहीं है कि मोदी सरकार अपना रास्ते को ठीक करेगी। और अगर मोदी सरकार इसी तरह से डिक्टेटोरियल रहेगी, तानाशाही रवैया रखेगी, संविधान के साथ खिलवाड़ की अपनी कोशिश जारी रखेगी, तो ये जो दबाव नीचे से जनरेट हुआ है संजय जी, वो दबाव हमको पॉजिटिव राजनीति के रास्ते पर रखेगा। और इसीलिए जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है अभी इस हफ्ते, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने भाषण में इस बात को बोला है कि हम जिन पार्टियों को साथ लेके चले हैं, अभी उन सब के साथ इकट्ठा चलने का वक्त है। ये वक्त है कि हम सब मिलकर इंडिया अलायंस के, केवल यूपी के अंदर नहीं और जगहों पे भी इंडिया अलायंस मिलकर नैरेटिव तय करेगा, मिलकर काम करेगा। क्योंकि चुनौती खत्म नहीं हुई है, अभी केवल एक चीज हुई है कि मोदी जी का जो अहंकार है और मोदी जी के जो अजय मोदी, जिसको वो कहने लगे थे कि तो बायोलॉजिकल भी नहीं हूं, मैं तो ईश्वर का अवतार हूं, वो स्थिति खत्म हुई है। लेकिन जमीन पर अभी भी संघर्ष बाकी है। ये बात तो ठीक है। हालांकि पार्लियामेंट में इस बार बदला बदला नजारा आएगा। आप लोग भी बहुत बड़ी बहुत। संख्या में 3 जुलाई से नए कानून लागू होंगे आईपीसी के, उसको लेके बहुत देश में डर है कि पुलिस के हाथ में बहुत ताकत आ जाएगी। यूट्यूबर्स के भी मन में भी है कि कई क्या क्या पॉलिसी आएगी, क्योंकि हमने देखा था एएनआई की स्मिता प्रकाश जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो कह रही हैं कि इन यूट्यूबर्स को तो कांग्रेस ने प्रमोट किया, आप लोगों ने तो कभी प्रमोट भी नहीं किया, काश कर ही देते, कम से कम आरोप सही होते। लेकिन उनकी ये पीड़ा है कि हम लोगों के पास इतने व्यू कहाँ से आ जा रहे हैं। राइट विंग के पास वो नाम लेती हैं जहरीले एक चैनल का जो हमेशा जहर उगलता रहता है कि वो 28 में 30वें नंबर पर है और सब लेफ्टिस्ट विंग के। हालांकि हम लोग किसी विंग के नहीं है। जब आपकी आ जाएगी तो आपका विरोध करते तय करके बैठे थे कि आप सरकार में आएंगे तो आपको भी ऐसी आईना दिखाएंगे। लेकिन ये जो अब स्ट्रेटेजी होगी सरकार की, सरकार को लग गया कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो कहती है वो तो काबू में है। पूरे चुनाव में ये बात तो सही है कि बहुत बड़ा माहौल बनाया विपक्ष का, वो सोशल मीडिया यूट्यूबर्स ने और फेसबुक ने, इंस्टाग्राम में इन लोगों ने बनाया और सही बात कहते रहे, ये लोग जनता की बात पहुंचाते रहे। तो अब इन यूट्यूबर्स का नंबर आएगा। लोग ये मान रहे हैं, यूट्यूबर्स ही मान रहे हैं कि सरकार कोई बिल ऐसा लाएगी, सरकार कोई तरकीब ऐसा लाएगी
जैसे इन यूट्यूबर्स पे लगाम लग सके? क्या बिल ऐसा आ सकता है, पहला सवाल, और आएगा तो कांग्रेस क्या करेगी इस मुद्दे पर? देखिए, बिल आ सकता है नहीं, आप जानते हैं बिल आ चुका है, पिछली गवर्नमेंट में पास भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में मीडिया पे शिकंजा कसेगी, इस बात को आप यकीन के साथ मानिए। आप जो इतना इम्पैक्ट डाल पाए हैं, उससे वो अभी तो डरे हैं, ये तो सच है कि उनको ये लगता है कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता, यूट्यूबर्स नहीं होते, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। लेकिन अगर आप इम्पैक्ट नहीं भी डालते तो भी वो मीडिया को कंट्रोल करते, क्योंकि आरएसएस की फिलॉसफी के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बार बार मैं इस बात को कहना चाहता हूं आपके दर्शकों से, इस देश में दो विजन है। एक विजन कांग्रेस पार्टी का है कि देश कैसा होना चाहिए, एक आरएसएस का है। दोनों विजन लगभग 100 साल पुराने हैं। आरएसएस 1925 में बननी शुरू हुई थी, 26 में, और 26 से लेकर 50 तक जब संविधान बना था तो आरएसएस का विजन देश के सामने था। और 1931 में जब कराची का अधिवेशन हुआ, जिसमें कराची रेजोल्यूशन पास किया, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू नए नए अध्यक्ष बने थे, 40 साल से नीचे की उम्र थी। उन्होंने एक नया एजेंडा देश को दिया था कि हम कैसा देश चाहते हैं। और उसमें एक बात कराची रेजोल्यूशन में थी कि भारत में, आजाद भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी और मीडिया को स्वाधीनता होगी, ये तो उसके अंदर था। तो 31 से लेकर 50 तक जब भी मौका मिला, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों में अभिव्यक्ति की आजादी की बात बार बार की गई। लेकिन 31 से 50 तक आरएसएस के किसी लेख में उनके नेताओं ने बड़ी किताबें लिखी हैं, किसी किताब में, चाहे वो सावरकर की हो, चाहे आरएसएस के उस समय के अध्यक्ष की हो, किसी ने एक किसी भाषण में, किसी लेख में, किसी किताब में, किसी प्रस्ताव में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं की थी। क्योंकि वो चाहते हैं, ये आरएसएस के अंदर एक सीधा सा चलता है। आपको शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, उनके यहाँ एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये है कि सूचना मिली और सोचना बंद। मतलब एक बार आपको कोई सूचना मिल गई तो आप अपना दिमाग मत लगाइए। कांग्रेस की फिलॉसफी उल्टा कहती है कि अगर आपको कोई भी सूचना मिले तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। और चूंकि हम दिमाग का इस्तेमाल करने का आह्वान करते हैं, तो हम वो स्ट्रक्चर चाहते हैं जिसमें लोगों को सही सूचना पहुंचे। और चूंकि वो लोग ये कहते हैं कि सोचना बंद, तो वो सूचना आपको कभी नहीं बहने देंगे फ्रीली। तो आप ये मान के चलिए कि ये संघर्ष केवल यूट्यूबर्स का नहीं है, ये संघर्ष संजय जी का नहीं है, ये संघर्ष उन लोगों का है जो ये मानते हैं कि देश के अंदर सोचने की, कहने की आजादी होनी चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा संजय जी, कि भारत के संविधान में, और अगर आपने प्राइवेसी वाला जजमेंट पढ़ा हो सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इस बात को दोबारा रेखांकित, उस संविधान में एक बात कही गई है हमारे संविधान में, जो अमेरिकन संविधान से आई थी जब अमेरिका का संविधान बन रहा था। तो उसमें एक बात कही गई थी कि जो व्यक्ति की संपत्ति है वो केवल पैसा और प्रॉपर्टी नहीं होती, व्यक्ति की संपत्ति उसके विचार भी हैं। और उस समय डिबेट हुई थी यूएस के अंदर 200 साल पहले कि अगर आप किसी व्यक्ति को उसके सारे संपत्ति पर अधिकार दे दीजिए और विचारों का अधिकार छीन लीजिए, तो बहुत सारे लोग खुशी से जी नहीं पाएंगे, क्योंकि विचार भी उतनी ही बड़ी संपत्ति है जितनी बड़ी मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा है। और विचार की संपत्ति की रक्षा भारत का संविधान करता है, जो आरएसएस की विचारधारा नहीं करती है। तो ये लड़ाई सिर्फ संजय जी की नहीं है, ये जो अभिव्यक्ति की आजादी है, जो विचारों की स्वतंत्रता है, कि विचार भी संपत्ति है, उसको हम सब मिलकर मिलकर बचाएंगे ना। और हम मिलकर लड़ेंगे इस चीज को, क्योंकि ये तो अब आप ये मान लीजिए, जब अधिनायकवाद इनका, जब इनका डिक्टेटरशिप चरम पे थी, तब भी शाहीन बाग के आगे वो झुके। जब चरम पे थी तब भी किसानों के आगे वो झुके। जब चरम पे थी तब भी महिला जो रेसलर्स थी हमारी, जितना मर्जी उनको तंग किया हुआ, एंड में झुकना पड़ा। ये तो वो बीजेपी थी जिसके बारे में बंद मुट्ठी थी, अब तो मुट्ठी खुल गई। अब आप संघर्ष करेंगे हमारे साथ मिलकर, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि ये बहुत ज्यादा उसमें ठहर नहीं पाएंगे। हाँ, नुकसान होगा, संघर्ष में नुकसान होता है, तो आप और हम जैसे तमाम लोग इसके लिए तैयार रहते हैं, इसलिए हम इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप इस से डर गए होते संजय जी, या वो यूट्यूबर्स डर गए होते, तो इस रास्ते पे चलते नहीं।
हमने तो आपको पैसा नहीं दिया जैसा वो कह रही थी स्मिता प्रकाश जी, लेकिन वो लोग तो दे रहे थे ना। हाँ, वो लोग तो दे रहे थे, तो आप ले लेते उनसे, आप उनसे ले लेते। जितना आपका सर्कुलेशन है, आप तो कितने लाख हो गया आपका? 50 लाख हो गया? हाँ, मेरा 54 लाख हो गया। 54 लाख हो गया। नहीं, मैं आपको मैसेज पढ़ता रहता हूँ। तो 54 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर जिस दिन संजय शर्मा चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से जितना मर्जी चाहे मिल जाएगा, पर वो नहीं चाह रहे। वो भी संघर्ष की राह चुन रहे हैं। तो ये राह हमारी आपकी लोकतंत्र की राह है, एक साथ है, एक साथ चलेंगे, एक साथ काम करेंगे, एक साथ जूझेंगे और देश में बचाएंगे इस आजादी को, अभिव्यक्ति की आजादी को बचाएंगे। इनको ये सब जितने भी लॉज ये बना लें, जितने लॉ बनाएंगे, आप बात लिख लीजिए, जनता उतनी इनके और खिलाफ होगी। और यही वजह है कि कल मोहन भागवत भी नसीहत देते हुए दिख रहे थे, क्योंकि वो डर का माहौल इस देश में जो बना था, जैसे ही वो उठा तो हिम्मत आरएसएस के अंदर भी आ गई। अब उन्होंने कल कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो स्पष्ट रूप से बिना नाम लिए मोदी जी के लिए कही गई हैं। तो ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई में बहुत सारे आपके साथी कहां कहां से आपको मिलेंगे, अभी देखते जाइए। एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन अभी भी उम्मीद देखता है कि नायडू और नीतीश एक दिन नाराज होंगे और आप सरकार बनाएंगे? नहीं, हम लोग अपनी राजनीति को दूसरों के कंधों पर नहीं चला रहे। इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, और चूंकि मैं उसमें था, उसमें सबकी एक सहमति थी, एक कि हम लोग जो गठबंधन में पार्टीज हैं, हम अपनी राजनीति करेंगे। अपनी राजनीति क्या है कि हम महंगाई के सवाल, हम बेरोजगारी के सवाल, हम आज़ादी के सवाल, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम प्रोटेस्ट के अधिकार के सवाल, हम अग्निवीर के सवाल, हम किसानों के सवाल, मजदूरों के सवाल, ये उठाते रहेंगे और जनता में जाते रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी गलती करे और उसके गलती के चलते, जिसको कहते हैं ना बिल्ली के भाग से छीका टूटे, तो उसकी इंतजार में नहीं रहेंगे। हमको जनता के बीच जाकर अपनी बात करनी है और जनता के मुद्दे उठाने हैं। राजनीति हमारी और ये जो जनादेश मिला है वो हमसे यही डिमांड करता है। तो हम इस इंतजार में नहीं बैठेंगे, हम जनता के साथ जाएंगे और आने वाले जो स्टेट के चुनाव होने जा रहे हैं राज्यों के, उसको जीतने के लिए हमारा लक्ष्य है। क्योंकि एक एक करके राज्यों को हम जीतेंगे और जीतते जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती जाएगी। यही सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप जी, आपने इतना समय दिया, आभार, थैंक यू। ये थे गुरदीप सिंह सप्पल और उन्होंने विस्तार के साथ कांग्रेस की रणनीतियों पर बात करी। आप स्वीकार करेंगे कि एक पढ़े लिखे शालीन नेता जैसे होते हैं गुरदीप सिंह सप्पल, तर्कों के साथ मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पे भी आप उनको इसी तरह सुनते होंगे। मेरे को बड़ा क्यूरियोसिटी रहेगी कि आप मुझे बताएं कि इंटरव्यू कैसा लगा। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।